गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतंत्र का वृहद अर्थ यानी कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा अर्थ क्या है, आज हम पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? अब देखो, यहाँ पे दो रीजंस दिए हुए हैं। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सब एक साथ मिल बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना असंभव हो जाता है, इसलिए हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर पूरी भारत की जनता जो है कितनी है, 140 करोड़, अगर 140 करोड़ लोग मिलकर किसी एक कानून पर बैठ के फैसला लेंगे तो क्या संभव है एक जगह पर बैठकर बात करना 140 करोड़ लोगों का? नहीं ना। तो इसीलिए चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता का कौशल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिनिधियों द्वारा शासन इसीलिए किया जाता है। देखो, चुनाव में जो पार्टियों के लोग खड़े होते हैं तो फिर उसके बाद जब वो चुनाव है वो बहुमत से जीत जाती है अगर कोई पार्टी, तो उस पार्टी में जहाँ जहाँ से जो प्रतिनिधि जीता हुआ होता है वो मिलकर सरकार बनाती है। और वो सरकार जब पार्लियामेंट में जाकर बैठती है, जब संसद में जाकर बैठती है, तो वो अपनी जो जनता है जिनसे वो वादा करके आए हैं कि हम ये चीज़ें आपके लिए करेंगे, तो फिर वो उसी मैनिफेस्टो पर यानी कि उसी जो एक नियम पत्र बनाया होता है उन्होंने कि हम अपने जीतने के बाद ये करेंगे, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ उसको फिर वो लागू करने की कोशिश करती है और सरकार द्वारा मनवाने की कोशिश करती है, उन नियमों कानूनों को बनाने की कोशिश करती है जिन वादों को वो करके आए हुए हैं। ठीक है, तो वो वादे पूरे करने की कोशिश करती है वो सरकार। तो ये हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, देखो संसद में मैक्सिमम जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है इस वक्त। तो वो 545 लोग तो पूरे भारत की आवाज़ होती है। ठीक है, यानी कि दिल्ली से अगर लोकसभा में 7 सीटें हैं तो वो 7 प्रतिनिधि हमारे अलग अलग एरिया के बारे में बात करेंगे और हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए कानून बनवाने का प्रयास करेंगे, हमसे जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज़ बनकर संसद में कानून बनवाते हैं। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सब सदस्य मिलकर लेते हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। तो यहाँ पर देखो, एक नेता द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, ये जो है ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है, ये ऐसा चाइना में होता है। ठीक है, अच्छा, परिवार में प्रमुख फैसले अगर सभी सदस्य मिलकर लेते हैं तो वो लोकतंत्र कहलाता है। अगर जैसे कोई एक मुखिया ले रहा है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सदस्य मिलकर अगर फैसला ले रहे हैं तो ही वो लोकतंत्र होगा। ऐसे ही शिक्षक द्वारा अगर क्लास में पढ़ाया जाता है और जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो सभी को बोलने की इजाज़त होती है, अपनी अपनी राय रखने की इजाज़त होती है। और ग्रुप डिस्कशन में तो होता ही डिस्कस, मतलब एक दूसरे से करना होता है, तो वहाँ पर बोलने की इजाज़त होती है, तभी तो हम अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकेंगे किसी टॉपिक के अगेंस्ट में या किसी टॉपिक के फेवर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक तरीके से लोकतंत्र का उदाहरण होता है।
तो वास्तव में लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। तो इसे लोकतंत्र कहते हैं, जब सभी सदस्य मिलकर कोई फैसला लेते हैं। तो लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र में देखो, प्रतिनिधि हमारे चुने हुए या फिर जो हम जो शासक चुनकर भेजते हैं वो उसके कामकाज पे तो डिपेंड करता ही है लोकतंत्र। साथ में नागरिकों के व्यवहार पर भी लोकतंत्र बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा हमारा व्यवहार होगा, हमारा देश हमारे व्यवहार से ही जाना जाता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है। देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, ये इसको बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, एक दल का शासन। एक दल का शासन ये चाइना के अंदर चलता है। चीन के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और जिसके नेता का नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, CXI जिनपिंग। सब उसी की बात मानते हैं और वो जो फैसला ले ले बस वो आखिरी है, उसका कोई अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके के जो शासन होता है उसको बोलते हैं तानाशाह शासन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दल की तानाशाही होती है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये लोकतंत्र नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसको लोकतंत्र बोलते हैं। ऐसे ही क्लास के अंदर जब सब लोग बोलते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं इजाज़त मिलने पर। ठीक है, क्योंकि अगर सभी एक तरफ से बोलने शुरू कर देंगे तो फिर कौन किसकी सुनेगा। जब इजाज़त मिलने पर बोलते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वो भी लोकतंत्र होता है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिख कर रखा हुआ है। इसका आंसर आप ये लिखेंगे, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि वे लोग होते हैं जो चुनावों के दौरान जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए हों। यही प्रतिनिधि लोकसभा में बैठकर जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और जनता के हित के लिए कानून निर्माण और नीतियां बनाते हैं। वही सारी बात कि पहले चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, फिर संसद में जाते हैं और वहाँ पर जो भी वो वादे करके आए होते हैं जनता से चुनाव जीत के, तो उन्हीं वादों को वो फिर संसद में पूरा करते हैं, यानी कि कानून बनवाते हैं और नीतियों को लागू करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि ये दोनों लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, ये सेकंड वाले में आंसर आ जाएगा कि एक साथ बैठकर इतने बड़े जनसमूह का फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इतने लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती। और अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, थर्ड वाले का। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है। तो इसका आंसर ये वाला पूरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये फोर्थ का आंसर है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू।